स्वागत है आपका इस ऑनलाइन कक्षा में जिसे जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जाता है। मैं निरुपमा आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज का सत्र 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का है। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक भाग। जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण किसी एक कक्षा से बंधा हुआ नहीं रहता है। अगर किसी और कक्षा के विद्यार्थी भी अगर इसे देख सकते हैं तो वो इससे लाभान्वित होंगे। आज हम बात करेंगे अव्यय की। अव्यय यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका, लिंग, वचन या कारक का। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे। सबसे पहले जैसे देखिए, हमारे पास कुछ शब्द हैं। सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि कुछ शब्द विकारी होते हैं और कुछ शब्द अविकारी होते हैं। विकारी यानी कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आता है, और अविकारी यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ। अब इन शब्दों को देखिए, क्या इन शब्दों पर कोई परिवर्तन आ सकता है? अगर हम इसका लिंग बदलना चाहें, इसका वचन परिवर्तित करना चाहें, इसके साथ कारक का उपयोग करें, तो क्या इन शब्दों में कोई परिवर्तन आता है? इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सभी अव्यय कहलाएंगे। इस तरह हम अव्यय की बहुत साधारण सी परिभाषा यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह यहाँ पर हम अव्यय की एक बहुत साधारण सी परिभाषा दे सकते हैं, जिससे इसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण हाँ, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, उन्होंने भेजा है जी। अभी मेरी क्लास है 2 बजे तक, 2 बजे के बाद मैं कर दूंगी। 2 घंटे में हो जाएगा, 4 बजे तक। ओके। यहाँ लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो ये हो गई अव्यय की परिभाषा कि अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। क्योंकि अव्यय का कोई रूपांतर नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द अविकारी कहलाते हैं। अव्यय का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च करना,
और अव्यय यानी कि जिसका खर्च ना हो। अब जैसे जब, तब, अभी, इधर हमने कुछ उदाहरण लिए थे। वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, इस तरह के ढेर उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अव्यय के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में आप पहले से जानते होंगे। क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। दूसरा है समुच्चय बोधक। इसके बाद है संबंध बोधक। और उसके बाद है विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के अंतर्गत ये 4 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द आएंगे। कौन कौन से? तो पहला हो गया स्थानवाचक। स्थानवाचक। दूसरा है रीतिवाचक। तीसरा है कालवाचक। और चौथा है परिमाणवाचक। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया विशेषण है यानी कि क्रिया की विशेषता बताती है। अब अगर कोई भी काम होगा, कोई भी क्रिया होगी, तो ये 4 चीजों का होना वहां पे संभावित है। क्या क्या? एक क्रिया का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। क्रिया है, मान लेते हैं दुर्घटना। किसी की दुर्घटना हो गई। अब हम पहली चीज क्या पूछते हैं? कहाँ हुई, यानी कि स्थानवाचक। तो स्थानवाचक के अंतर्गत क्या आता है? कहाँ। दूसरा है कैसे हुई। अगर मान लीजिए किसी की दुर्घटना होती है तो हमारे मन में जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि ये दुर्घटना कहाँ हुई। दूसरा कि ये कैसे हुई, यानी कि रीतिवाचक, करने का, काम के करने का ढंग या काम के होने का ढंग। तीसरा है कालवाचक, यानी कि कब हुई। अब कोई भी क्रिया है, यहाँ पर हमने दुर्घटना का उदाहरण लिया है, हम कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि कब हुई, यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, इतने समय पर, यानी कि उस समय को हम जानना चाहते हैं जिस समय में वह क्रिया हुई है। और उसके बाद है परिमाणवाचक, यानी कि कितनी हुई। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक दुर्घटना से इसे जोड़कर देख रहे हैं, तो सीधे सीधे हमारे मन में 4 प्रश्न आते हैं। दुर्घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई और उसमें कितनी चोट लगी, यानी कि परिमाणवाचक क्या है। तो इस तरह क्रिया विशेषण को हम इन 4 शब्दों के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि इसके हिसाब से कौन कौन से अव्यय शब्द बनेंगे। स्थानवाचक, यानी कि यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, इस तरह के हम कई सारे शब्द यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है रीतिवाचक। अब हम रीतिवाचक में ये लिख सकते हैं कि कैसे। अब इसके बाद है रीतिवाचक में
कैसे। इसके बाद है कालवाचक। कालवाचक में भी हम लिख सकते हैं जैसे कि आज कल, आज कल, अभी, तुरंत, इस तरह के शब्द हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है परिमाणवाचक, यानी कि कितना। तो इसमें भी हम ले सकते हैं कि इस तरह के शब्द जिससे परिमाण का बोध होता है। जैसे कुछ, परिमाणवाचक में हम ले सकते हैं कुछ, केवल, अधिक, केवल, अधिक, इस तरह के शब्दों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह रीतिवाचक के उदाहरण में हम ले सकते हैं ऐसे, वैसे, धीरे, अचानक, धीरे, अचानक, इस तरह के कई शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे अगर हम रीतिवाचक की बात करें तो इसमें भी कई भेद हो सकते हैं। जैसे कि प्रकार, इसमें ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, इस तरह के शब्द आएंगे। इसके बाद निश्चय, निश्चय यानी कि अवश्य, यही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, इस तरह के शब्द आएंगे। इसके बाद अनिश्चय, अनिश्चय यानी कि कदाचित, शायद, इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। स्वीकार, हाँ, जो, ठीक, सच, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। कारण के लिए भी शब्द आ सकते हैं, इसलिए, क्यों, कैसे। निषेध के लिए भी शब्द आ सकते हैं और साथ ही साथ अवधारणा के लिए भी शब्द आ सकते हैं, जैसे तो, ही, भी, इस तरह के शब्द। तो इस तरह हम क्रिया विशेषण अव्यय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसको मुख्यतः हम 4 रूपों में देख सकते हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। और साथ ही साथ इसके कुछ उदाहरणों को भी हमने देखा है। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण में ही जब हम शब्दों को रखने लगते हैं, यानी कि एक वाक्य हमारे पास है और वहाँ पर जब शब्दों को रखने की बात आती है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समानार्थी होते हैं। और ये बहुत रोचक है क्योंकि हम लोग ये गलतियाँ हमेशा करते हैं और जब हम अपनी गलतियों को ठीक करते हैं तो वह जो काम होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो अब देखिए छोटे छोटे कितने अंतर हैं यहाँ पे कि क्रिया विशेषण में कुछ शब्द ऐसे हैं जो समानार्थी हैं लेकिन उनके प्रयोग में थोड़ी सी भिन्नता होती है। जैसे अब और अभी, अब और अभी, अब, अभी, ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, समानार्थी लगते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है। अंतर कैसे है कि अब जो है वो अनिश्चितता का बोध कराता है। अब यानी कि वर्तमान समय में इसकी अनिश्चितता है, लेकिन अभी में वर्तमान समय में इसकी निश्चितता है। जैसे अभी का अर्थ होता है तुरंत। जैसे एक उदाहरण देखिए, अब आप जा सकते हैं, ठीक है, उदाहरण है अब आप जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता है। दूसरा है अभी आया हूँ, यानी कि निश्चित है कि वह अभी आया है। अभी 5 बजे है, यानी कि इस वर्तमान समय की निश्चितता का बोध हो रहा है कि अभी 5 बजे है। इसी तरह तब और फिर, तब और फिर। अब देखिए अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का बोधक है, तब जो है वो बीते हुए समय को बताता है और फिर जो है वह भविष्य की ओर संकेत करता है। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए तब उसने कहा,
या फिर तब की बात और थी, यानी कि ये पिछले समय का बोधक है। और अभी के लिए हम क्या कहते हैं, फिर के लिए अगर हम उदाहरण लें तो फिर आप भी क्या कहेंगे, या फिर ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर फिर जो है वो भविष्य की ओर संकेत करता है और तब बीते हुए समय की ओर संकेत करता है। कहाँ और कहीं, कहाँ और कहीं। कहाँ का अर्थ किसी निश्चित स्थान की ओर संकेत करता है, कहाँ शब्द, और कहीं अनिश्चित की ओर संकेत करता है। सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, वह कहाँ गया, ठीक है, वह कहाँ गया, या फिर वह कहीं गया होगा, या फिर वह कहीं भी जा सकता है। तो कहाँ निश्चित स्थान का बोधक है और कहीं अनिश्चित स्थान का परिचायक है। इसके बाद है न, नहीं और मत। न निषेध के लिए होता है, यानी कि मना करने के लिए होता है, लेकिन इससे ज्यादा जोरदार ढंग से नहीं उसको रखता है। न कहने का मतलब हो सकता है कि वह निषेध तो है लेकिन उतना पक्का नहीं है, लेकिन नहीं कहने के बाद वह पूर्ण निषेध माना जाता है। जैसे कि आप चाय लेंगे ना, मतलब हो सकता है देने से, लेकिन अगर हम कहते हैं आप चाय लेंगे नहीं, यानी कि वह बिल्कुल पूरी तरह से मना कर रहा है। तो न भी निषेधात्मक है और नहीं भी है, लेकिन न से ज्यादा जोरदार ढंग से प्रभाव नहीं का पड़ता है। और मत जो है यह भी निषेधात्मक है, लेकिन यह आदेशात्मक रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भीतर मत जाओ, या फिर तुम यह काम मत करो। तो यहाँ पर वह पूरी तरह से क्या कर रहा है कि एक आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग, निषेधात्मक आज्ञा के लिए मत का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पर न के लिए तुम ना करोगे तो वह कर देगा, या फिर न तुम सोओगे न वह, या फिर जाओ ना, रुक क्यों गए। अब यहाँ पर न जो है वह निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त तो हो रहा है, लेकिन अब हम नहीं का उदाहरण देखेंगे तो यह और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तुम नहीं जा सकते, या फिर मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर यह नहीं जो है यह पूरी तरह से अपनी बात पर जोर डाल रहा है, यानी कि जो निषेध का भाव है उसको यह पूरी तरह से व्यक्त करता है। तो न, नहीं और मत के प्रयोग में ये अंतर है। इसके बाद है ही और भी। ही और भी, जैसा कि आप जानते हैं कि बात पर बल देने के लिए ही और भी का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर यह है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त होता है। अब जैसे मैं नहीं जाऊंगा वह ही जाएगा, यानी कि एकमात्र वह जाएगा। और अगर भी है मैं जाऊंगा वह भी जाएगा, यानी कि वह अतिरिक्त के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद केवल, मात्र। इसके प्रयोग में अक्सर हम सावधानी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द बहुत एक ही वाक्य में एक ही जगह पर आसानी से प्रयुक्त हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, केवल का अर्थ होता है अकेला और मात्र का अर्थ होता है संपूर्णता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आज हम केवल दूध पीकर रहेंगे, यानी कि वह केवल अकेला सिर्फ दूध पीकर रहेगा। और दूसरा है संपूर्णता के अर्थ में मात्र का प्रयोग होगा। जैसे मुझे मात्र 5 रुपये मिले, तो यह संपूर्णता के अर्थ में, टोटल के अर्थ में, कुल के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और यह जो है वह सिर्फ अकेले के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद है भला और अच्छा।
भला अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन कभी कभी संज्ञा के रूप में आता है। जैसे भला का भला फल मिलता है। अच्छा स्वीकृति मूलक अव्यय है, यानी कि कभी कभी यह अवधारणा के लिए और कभी कभी विस्मय बोधक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे अच्छा कल चला जाऊंगा, या फिर अच्छा आप आ गए। तो इस तरह अच्छा का प्रयोग थोड़ा विस्तृत है। प्रायः और बहुधा, प्रायः और बहुधा, इन दो शब्दों को देखते हैं। प्रायः और बहुधा, इन दोनों शब्दों का अर्थ है अधिकतर। अधिकतर यानी कि ज्यादातर। अब देखिए, प्रायः से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। वह प्रायः यहाँ आता है, यानी कि आता है, प्रायः आता है यानी कि आता ही रहता है। और बहुधा, वह बहुधा यहाँ आता है, यानी कि वह ज्यादातर यहाँ आता है। तो इन दोनों में फर्क है। बहुधा अधिक मात्रा की ओर संकेत करता है और प्रायः अधिकतर में भी कम मात्रा का संकेत करता है। इसके बाद है बाद और पीछे। बाद और पीछे। बाद काल का और पीछे समय का सूचक है। बाद काल का और पीछे समय का सूचक है। जैसे बाद, वह 1 सप्ताह बाद आया। तो और पीछे, वह पढ़ने में मुझसे पीछे है। तो ये सारी बातें हो गई क्रिया विशेषण को लेकर। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे कि हमारा वाक्य इनके कारण प्रभावित ना हो। इसके बाद है समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण हमने देख लिया। अब हम दूसरे भेद की ओर चलते हैं और यह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद है इसका समानाधिकरण। समानाधिकरण। और इसका दूसरा भेद है व्याधिकरण। और इसका दूसरा भेद, अगर हम इसकी बात करें तो इसका दूसरा भेद है व्याधिकरण। यहाँ पर इसे नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समानाधिकरण के अंतर्गत हमें और भी चीजों को देखना है। अब 2 शब्द है हमारे पास, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं वो समानाधिकरण कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा। इसी तरह जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य से एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं व्याधिकरण। तो इसमें मुख्य रूप से यही अंतर है। समानाधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जैसे संयोजक, संयोजन, दूसरा विकल्प, तीसरा विरोध और चौथा परिमाण। तो ये 4 इसके अंतर्गत आते हैं। संयोजन में जैसे अगर हमें 2 वाक्यों को जोड़ना है तो संयोजन में हम ले सकते हैं उदाहरण के रूप में और, या फिर व। विकल्प में हम ले सकते हैं अथवा, या। विरोध में हम ले सकते हैं लेकिन, किंतु।
परिमाण में हम ले सकते हैं इसलिए और ताकि। व्याधिकरण के अंतर्गत क्योंकि, यदि, फिर भी। अब यहाँ पर देखिए संयोजक समुच्चय बोधक का अर्थ है वाक्यों को जोड़ना। समानाधिकरण के अंतर्गत दो प्रमुख वाक्यों को जोड़ा जाता है और व्याधिकरण के अंतर्गत एक वाक्य के साथ उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। अब अगर हमें संयोजक के रूप में चाहिए और, व, एवं, तथा इस तरह के शब्दों के द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। विकल्प के लिए हमें चाहिए तो हम अथवा या के द्वारा जोड़ते हैं। विरोध के लिए चाहिए, विरोध का मतलब है कि जैसे हम एक वाक्य कहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा लेकिन यदि गाड़ी रही तो। तब यहाँ पर लेकिन जो है वो क्या है, विरोध का स्वर है। एक जो हमारा वाक्य है वो पक्ष में है, लेकिन जैसे ही हम लेकिन लगाते हैं दूसरा वाक्य हमारा विरोध में चला जाता है। किंतु वह पढ़ने में होशियार है किंतु बहुत शरारती है। तो अब पहला जो हमारा वाक्य था किंतु लगाने के बाद दूसरा वाक्य उसके विरोध में जाता है। तो इस तरह से समानाधिकरण में ये विरोध के शब्द होते हैं। इसके बाद परिमाण, इसके अंतर्गत इसीलिए, ताकि। इसके बाद है व्याधिकरण। व्याधिकरण में चूंकि हमें वाक्य के साथ उपवाक्य को जोड़ना है तो हम क्योंकि, यदि, फिर भी जैसे शब्दों को लेते हैं। अब इसमें भी हम कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक भेद कर सकते हैं, लेकिन उतने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने इतना जान लिया है कि एक वाक्य के साथ उपवाक्य को जोड़ना है और उसके लिए इन शब्दों की जरूरत हमें होगी, तो इससे हमारा काम 10वीं कक्षा के स्तर तक के लिए चल जाएगा। इसके बाद है संबंध बोधक। अब संबंध बोधक में भी हमारे पास कुछ और उदाहरण बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम ले सकते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा वाचक, इसके अलावा संरचना या विरोध। इस तरह हम देखते हैं कि संबंध वाचक में भी हम और भी बहुत इसके कई सारे भेद हैं, लेकिन हम उन भेदों के बारे में भी यहाँ विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम भेदों की बात करें तो प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, इन तीन आधारों पर संबंध बोधक के भेद किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन खास चीज़ों को ले रहे हैं जिसके आधार पर हमें एक समझ यहाँ पर बन जाए। यदि हम प्रयोग की बात करें तो दो तरह के इसके भेद होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध यानी कि ऐसे संबंध बोधक संज्ञा शब्द के ऐसे संज्ञा शब्द विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसे धन के बिना या फिर नर की नाई। अनुबद्ध संबंध बोधक, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे किनारे तक, सखियों सहित। तो इन सारे शब्दों में क्या है, ये असंबद्ध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक होते हैं। अर्थ के अनुसार में हम अगर आएंगे तो पहला आता है कालवाचक। इसके बारे में हम आसानी से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कालवाचक के अंतर्गत कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, जैसे आगे, पीछे, पहले, पूर्व, अनंत, अनंतर, पश्चात, उपरांत, लगभग। तो इस तरह के शब्द कालवाचक में आ सकते हैं। स्थानवाचक, इसमें भी हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, भीतर, इस तरह के कई शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दिशावाचक, ओर, तरफ, पार, आर पार, आस पास, इस तरह के कई शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं।
इसके बाद है संरचना। संरचना के अंतर्गत भी जैसे अलावा, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। विरोध के अंतर्गत भी प्रतिकूल, विपरीत जैसे शब्द आ सकते हैं। तुलनावाचक भी अगर हम इस संबंध में देख सकते हैं कि तुलनावाचक भी आ सकता है, तो उसमें भी अपेक्षा, बनिस्पत, आगे, सामने, ये सारी चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं। संग्रहवाचक भी आ सकता है, तो तक, पर्यंत, ये सारे शब्द इसमें आ सकते हैं। विरुद्धवाचक की जो हमने बात की है, इसको हम विरुद्धवाचक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने विरोध समझने के लिए लिखा है। तो विरुद्धवाचक में आप आराम से लिख सकते हैं विरुद्ध, और खिलाफ, उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक में। इसके बारे में आप पहले से भी काफी कुछ जानते होंगे। ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनने के बाद हमें आश्चर्य होता है, और उसके बाद एक इस तरह का हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें विस्मय होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो? तो आपने देखा होगा हर्ष में हर्ष, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार, स्वीकार और संबोधन। ये जो यहाँ पर 7 स्थितियां दी गई हैं, इसमें विस्मय होता है, और इन शब्दों के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आहा, हम हर्षबोधक शब्द से शुरू करते हैं। आहा, यह कितना खूबसूरत है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आह, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह शोक को दर्शा रहा है। आश्चर्यबोधक, वाह, यानी कि यह आश्चर्य को दर्शा रहा है। अनुमोदन बोधक, ठीक, वाह, शाबाश, कई शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तिरस्कार, छी, धिक, इस तरह के शब्द तिरस्कार के लिए प्रयोग में आते हैं। स्वीकार, हाँ, इसमें भी कई शब्द आ सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा, इस तरह कई शब्द इसमें आ सकते हैं। संबोधन बोधक, जैसे अरे, अरे, अजी, लो, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि इसके अंतर्गत और भी कई सारे शब्द आ सकते हैं, और आपने उसका प्रयोग भी किया होगा या देखा होगा। जैसे हर्षबोधक की बात करें तो यहाँ पर आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश, इस तरह के कई शब्द आ सकते हैं। शोकबोधक में आह, उफ, हा हा, हाय, त्राही त्राही, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। आश्चर्यबोधक में वाह, ओहो, क्या, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द चुने हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित वाले शब्द हैं, और ज़्यादातर इन्हीं शब्दों का उपयोग हमारे जो प्रश्न आते हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं जैक बोर्ड से, उसमें ज़्यादातर इन्हीं शब्दों का प्रयोग रहता है, इसीलिए मैंने केवल उन्हीं को उदाहरण में डाला है। तो इस तरह एक सामान्य सी समझ आपकी बनी होगी कि अव्यय क्या है, कितने तरह के होते हैं, और कौन कौन से शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अभी आप आराम से ये बता सकते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उन शब्दों में, अव्यय शब्दों में किन किन शब्दों को रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं परीक्षा की। परीक्षा की अगर हम बात करें तो 3 अंकों का यह प्रश्न आता है, और प्रश्न रहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से कीजिए। इसमें ज़्यादातर यही प्रश्न रहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से कीजिए। उसमें एक वाक्य रहेगा और आपको उसमें एक स्थान रिक्त रहेगा जिसकी पूर्ति आपको एक अव्यय शब्द से करनी होगी। तो यहाँ पर हम कुछ, इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर इतने तक को आपने आराम से समझ लिया है तो उन उदाहरणों को करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रश्नों की सूची है जो 2009 के एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा 2009 से जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से लेकर के 2019 तक पूछे गए प्रश्नों की एक सूची है, जिसको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो 2009 इस वर्ष का प्रश्न पहला, दिन। प्रश्न रहता है सबसे पहले, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से कीजिए। यही शीर्षक हर एक प्रश्न में यही रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से करें। प्रश्न मूलतः यही रहता है। अब इसके अंतर्गत अलग अलग प्रश्न रहते हैं। दिन डैश ढल रहा था। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी अध्ययन के डैश नहीं हो सकते। अभी जो विरोध की बात की थी वो शब्द यहाँ पर आ जाएगा। वह आलोचना भी करता है। इसी तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। रिक्त स्थान दिया रहेगा, उसकी पूर्ति आपको अव्यय शब्दों से करनी है। तो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों को हल करने में एक सुविधा तो ये रहती है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे वाक्यों को अभी तक देखा है, पढ़ा है, लिखा है, तो आप एक तो आपके मन में एक अंदाजा आ जाएगा कि हम यहाँ पर ये शब्द रख सकते हैं। दिन ढल रहा था। अब यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अव्यय, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से करें। इसमें एक से अधिक सही भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जल्दी जल्दी भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। ये दोनों ही उत्तर इसके लिए सही होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था या दिन धीरे धीरे ढल रहा था। दूसरा है, विद्यार्थी अध्ययन के डैश नहीं हो सकते। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? विरुद्ध। वह सदा आलोचना ही करता है। अब यहाँ भी सदा इसका उत्तर हो सकता है। इसी तरह (2010) चीखो मत डैश बोलो। चीखो मत खालिस्तान बोलो। बच्चा बहुत देर के बाद है अब यहाँ पर ये तीन प्रश्न है। चीखो मत डैश बोलो। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? धीरे। बच्चा बहुत देर डैश रोता रहा। उत्तर क्या होगा?
खाली स्थान, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह है और उसके बाद है क्या छक्का मारा है। अब यहाँ पर क्या है, यह हर्ष का विषय है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाह। ये हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने 2 वर्षों के प्रश्नों को देखा है और समय लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप आज देखेंगे कि आज आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे ये लाइव आपको दिखाया जा रहा है, इसी के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे शाम को एक गूगल लिंक मिलेगा, जिसमें इसी तरह 10 वर्ष के प्रश्नों को, जैसे कि हमने क्रिया वाले में किया था कि 10 वर्षों के प्रश्नों का वहाँ पर एक गूगल डॉक आपको मिला था, ठीक वैसे ही 10 वर्ष के प्रश्न आपको वहाँ पे दिखाए जाएंगे। आप वहाँ उसको हल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अगली कक्षा में फिर से बाकी के प्रश्नों को एक बार दोहरा लेंगे। आशा है आप अव्यय के इस पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब आप इसका प्रयोग आसानी से कर पाएंगे।